हमें जानना जरूरी है कि क्रमित युग्म क्या होता है और काल्तीय गुणन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है। तो क्रमित युग्म या जिसको कि हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो युग्म यानी पेयर के फॉर्म में होंगे, ए बी, इस तरीके से पेयर के फॉर्म में आपको नंबर्स दिखाई देंगे और इनके जो क्रम होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी ए और बी के जो जगह यहाँ पर निर्धारित है, पहली और दूसरी जगह वो फिक्स रहती है। हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो अंक आएंगे, जो नंबर्स रहते हैं, जो अवयव होते हैं, जो क्रम के फॉर्म में रहते हैं, क्रम के रूप में रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म, दो क्रमित युग्म बराबर कब होगा, जैसे यदि आपको दिया गया है कि ए बी एक क्रमित युग्म है और सी डी दूसरा क्रमित युग्म है, और यदि ए बी और सी डी इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है यदि और केवल यदि ए की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल हो जाए और बी की वैल्यू जो है वो डी के इक्वल हो जाए, तभी हम कहेंगे कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्रमित युग्म यानी आपको इस तरीके से संख्याएं लेनी है जिनके क्रम आपस में निर्धारित होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x/3 + 1 y - 2/3 की वैल्यू 5/3 और 1/3 के इक्वल है, तो हमें x और y का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर कैसा है, क्रम के फॉर्म में आया है ना, क्रम इसके निर्धारित है। तो ये एक क्रमित युग्म है, ये दूसरा क्रमित युग्म है और दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है। तो कब बराबर हो सकता है, जब दोनों के पहले एलिमेंट आपस में बराबर हो और दोनों के दूसरे एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि ये बराबर है इसलिए इस पहले युग्म का जो पहला एलिमेंट है x/3 + 1 इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5/3 के, ओके। और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है y - 2/3 ये सेकेंड युग्म के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये 1/3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें, x/3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5/3 - 1, या हम लिख सकते हैं x/3 इक्वल टू 5 - 3/3, यानी हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है 2/3। दोनों तरफ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गया। सेकेंड हम देखते हैं कि y - 2/3 की वैल्यू 1/3 के इक्वल है, देन यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 + 2/3, y इक्वल टू 1 + 2/3, या जिसको हम लिख सकते हैं 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमें मिल रहा है y इक्वल टू 1। तो यदि ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है, देन हमें x की वैल्यू मिलती है 2 एंड y की वैल्यू मिलती है 1। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो क्रमित युग्म इस फॉर्म में से अगर आपको दिया रहेगा इक्वल है, देन आपको क्या करना है कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल करेंगे और दोनों के सेकेंड एलिमेंट इक्वल करेंगे, और यहाँ से जो भी वो चर राशि की वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि काल्तीय गुणन क्या होता है। काल्तीय गुणन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए गए हैं a और b, जो अरिक्त समुच्चय है, दोनों a और b को कैसा होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो a और b का जो काल्तीय गुणन है उसे हम a क्रॉस b से शो करते हैं। a क्रॉस b का मतलब है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वे सारे एलिमेंट जो है वो क्रमित युग्म के फॉर्म में आएंगे, यानी x y के फॉर्म में आएंगे, और ये उसमें शर्त है कि जो पहला एलिमेंट x होगा, ये पहला एलिमेंट x a से होना चाहिए, तो x बिलोंग टू a, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करेगा b से। तो इस तरीके से x y जो a और b के एलिमेंट्स हैं उनके क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होगा उसे हम कहते हैं a क्रॉस b। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम b क्रॉस a कहें तो b क्रॉस a में जो भी एलिमेंट्स आएगा, सपोज मैं यहाँ पर इसको a b लिख रही हूँ, तो यहाँ अगर b क्रॉस a यदि कहा जा रहा है तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो b से होगा, तो a बिलोंग टू b। और सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर a की पोजीशन सेकेंड में आई हुई है, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, a से। तो सेकेंड एलिमेंट
बी बिलोंग टू ए। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बी का होता है। यदि बी क्रॉस ए कहा जाए तो पहला एलिमेंट बी का होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो ए का होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स को लिए हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप कहते हैं कि अगर ए बी लिखा गया है क्रमित युग्म के फॉर्म में, तो उसे आप चेंज करके बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इक्वल टू मान लीजिए 1, 2 और 3 है। सेकेंड सेट हम लेते हैं बी, जिसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए, बी और सी, या सिर्फ ए और बी लेते हैं। अब हम यहाँ से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। ये ए है और सेकेंड हम सेट बना लेते हैं बी, और हमको चाहिए ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो ए के एलिमेंट्स 1, 2 और 3। बी के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? ए और बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कौन कौन शामिल होगा? तो ए क्रॉस बी में आप वे सारे पेयर लेंगे जिसका पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट बी से होना चाहिए। तो पेयर बनाते हैं। 1 का ए के साथ पेयर बनेगा तो 1A हो जाएगा। 1 का बी के साथ पेयर बनेगा तो 1B। ये दो एलिमेंट हो गए, 1 और B। सेकेंड 2 का ए के साथ पेयर बना तो 2A हुआ। उसी तरीके से 2 का बी के साथ पेयर बना तो 2B, ये भी शामिल हो जाएगा। 3 का ए के साथ पेयर बनेगा तो 3A हुआ, और 3 का बी के साथ भी पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 3B। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आए हुए हैं, इसके सारे एलिमेंट्स में जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसका है? ए का, और जो सेकेंड पार्ट है वो हो जा रहा है बी का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पर 6 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ए में जितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। तो हम लिखते हैं एन ए गुणा एन बी, यानी ए के पास 3 एलिमेंट था, बी के पास 2 एलिमेंट था, तो 3 और 2 का गुणा होता है 6, इसलिए ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या को निकाल सकते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं कि यदि ए की वैल्यू 1, 2, 3 है, बी की वैल्यू 3 और 4 है, सी की वैल्यू 4, 5 और 6 है, तो इसमें हमें ये चारों चीजें याद करनी है। फर्स्ट हमें ये कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन में हमें वैल्यू चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। तो सबसे पहले तो हम बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालें। तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू है 3, 4 और सी की वैल्यू है 4, 5, 6। तो पहले हम जब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालते हैं तो बी और सी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट आया हुआ है 4। तो बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट आएगा 4। अब हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको डायग्राम अगर बना के सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ए एक सेट बना लीजिए। ए में एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर ये ए हो गया, और सेकेंड सेट हम बना लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें एलिमेंट कौन होगा? 4। अब हमें इन दोनों का क्रॉस लेना है, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे। पेयर बनाइए। 1 का 4 के साथ होगा तो 1, 4 पहला एलिमेंट हुआ। उसी तरीके से 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा तो 2, 4 सेकेंड इसका एलिमेंट हुआ, और 3 का 4 से पेयर बनेगा तो 3, 4 इसका थर्ड एलिमेंट हुआ। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में 3 एलिमेंट आएंगे, 1, 4, 2, 4 और 3, 4। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहता है कि आप ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू निकालिए। तो आपको चाहिए ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसके
आपको पहले क्या चाहिए, बी यूनियन सी की वैल्यू। तो पहले आप बी यूनियन सी की वैल्यू निकालें। तो ये देखिए, ये बी है और ये सी है। तो जब हम दोनों का यूनियन लेते हैं तो क्या क्या शामिल होगा, 3 तो रहेगा, 4 भी रहेगा। अब यहाँ से 3 4 हमने ले लिया, 4 इसके पास भी था, तो आपको डबल नहीं लिखना होता है, समुच्चय के नियम मालूम है आपको। अब बच गया है 5 और 6। तो बी यूनियन सी में हमें मिल रहा है 3 4 5 और 6। आपको क्या लेना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। डायग्राम बनाते हैं, ये ए है, ए में एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 1 2 और 3। सेकेंड सेट लेते हैं बी यूनियन सी, इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे आपको 3 4 5 और 6। तो अब देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर आपको लिखना है और पेयर के फॉर्म में लिखना है। पहला एलिमेंट 1 का 3 से पेयर बनेगा, 1 3 आएगा। 1 का 4 से पेयर बनेगा, 1 4 आएगा। फिर 1 5 और 1 6, तो 1 5 1 6। ओके, फिर सेकंड हम आते हैं, सेकंड एलिमेंट 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा, तो क्या मिलेगा, 2 3। फिर 2 का 4 से पेयर बनेगा, तो 2 4 भी मिलेगा। 2 5 और 2 6, 2 5 2 6, ये हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का पेयर बनेगा 3 से, तो क्या मिला, 3 3। 3 का 4 3 5 और 3 6, 3 4 3 5 और 3 6। तो इतने एलिमेंट्स मिलते हैं किसमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी में। अब आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एन ए में कितने एलिमेंट थे, ए में हमारे पास 3 एलिमेंट था, बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट था, तो एन बी यूनियन सी में हमको एलिमेंट दिखाई दे रहा था 4। तो टोटल एन ए क्रॉस बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुणा 4 यानी कि 12 एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी आपको 6 एलिमेंट। तो टोटल एन क्रॉस बी यूनियन सी में आपको 12 एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या शामिल होगा, डायग्राम बना करके करें इसे। तो ये देखिए, यहाँ पर ए में आपके पास मिल रहा है 1 2 एंड 3। बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 और 4। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, तो पेयर बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी में हमें एलिमेंट्स मिलेगा 1 3 1 3 1 4, ये 2 एलिमेंट मिला। उसी तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा 2 3 और 2 4, ये भी मिल जाएगा। और 3 का 3 से पेयर बना, तो 3 3 और 3 का 4 से पेयर बनेगा, तो 3 4। तो ये टोटल कितने एलिमेंट मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर 6 एलिमेंट ए क्रॉस बी में। अब सेकेंड हम इसमें निकाल लेते हैं ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम ए और सी का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप बनाइए ए और यहाँ बनाइए सी। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सी में एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको यहाँ पर 9 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे ये, 1 4 1 5 1 6, इसका पेयर बनेगा 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 4 3 5 और 3 6। तो टोटल हमें 9 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं ए क्रॉस सी में। लिख लेते हैं इसे 1 4 1 5 1 6, ये 1 के साथ पेयर बना। फिर 2 4 2 5 2 6, ये हो जाएगा। और 3 4 3 5 और 3 6। तो टोटल हमें 9 एलिमेंट मिल जाते हैं ए क्रॉस सी में। अब देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी चाहिए।
A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के आपको कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो आप यहाँ पर दो सेट दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों सेट में आप देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 3 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है। 1 4 को देखिए, 1 4 दोनों के पास आया है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आपको मिल जाएगा 1 4, ये हो जाएगा। फिर 2 3, तो 2 3 आपको दिखाई नहीं देगा सेकंड में। 3 वाला जो कोई भी एलिमेंट है यहाँ पर आपको सी में नहीं है, इसलिए वो कॉमन तो आएगा ही नहीं। 2 4 आपको मिल जाता है, तो यहाँ से 2 4 और यहाँ पर भी आपको 2 4 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन एलिमेंट हो जा रहा है 2 4, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 3 3 नहीं है, 3 4, तो 3 4 आपको सेकंड में भी दिखाई दे रहा है, तो 3 4 जो है इसमें कॉमन है, तो तीसरा एलिमेंट हो गया 3 4। तो ये 3 एलिमेंट है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा, और यहीं से आप चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या करना है आपको, A क्रॉस B और यूनियन लेना है A क्रॉस C का। तो यूनियन का मतलब आप समझते हैं कि आप सारे एलिमेंट लेंगे, जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, या दोनों जो सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट आपको लेने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये समुच्चय का नियम है। तो सारे एलिमेंट आप लिखिए, तो पहले जो ग्रुप है उसमें के पूरे एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो पहला ग्रुप आपको मिल रहा है 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 और 3 4। तो पहला ग्रुप हमने पूरा लिख लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पहले ग्रुप में क्या क्या था जो दोनों में कॉमन था। तो ये 3 एलिमेंट थे जो दोनों में कॉमन थे, तो ये तीनों एलिमेंट को आपको वापस रिपीट नहीं करना है, बाकी जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो आपको लिखने होंगे। तो 1 5 1 6, 1 5 1 6, ये आ जाएगा। 2 5 एंड 2 6 भी मिलेगा आपको, 2 5 एंड 2 6, और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा 3 5 एंड 3 6। तो आप लोगों को जो है संबंध पढ़ने के पहले मालूम होना चाहिए कि क्रमित युग्म क्या होता है, और सेकंड चीज जो है कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन से हम किस तरीके से इसके पेयर बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध की हम परिभाषा देखते हैं। यदि A व B दो अधिकतर समुच्चय हो तो A से B में संबंध A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। संबंध यानी एक नियम है। अगर मान लीजिए R हमने एक नियम लिया हुआ है, तो R में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में तो होंगे, लेकिन वो किसका सबसेट होगा, वो R जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं 1 2 और 3, और B एक दूसरा सेट लेते हैं, मान लेते हैं B हमने लिया 2 3 और 4। इस तरीके से हमने यहाँ पर दो सेट लिए हुए हैं। अब A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने देखा कि A क्रॉस B में क्या होता है, तो A क्रॉस B में A और B के सभी एलिमेंट्स का आपको पेयर बनाना होता है। तो A क्रॉस B में हमें टोटल 9 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये A है, ये B है। A में हमने लिया है 1 2 और 3, B में हम ले रहे हैं 2 3 और 4। तो A क्रॉस B में 1 2 1 3 1 4 ये शामिल होगा, 2 2 2 3 2 4 शामिल होगा, 3 2 3 3 और 3 4 शामिल होगा। यानी टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स बनेंगे। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 और 3 2 3 3 और 3 4। ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो A क्रॉस B में शामिल हैं। ये तो हुआ इनका कार्तीय गुणन। अब हम यहाँ पर एक संबंध डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमने एक नियम लगाया R टू एक्स वाई सच दैट x A का एलिमेंट हो, y B का एलिमेंट हो, तथा इन दोनों के बीच हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि x और y आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नियम क्या बना दिया है कि आप यहाँ पर कार्तीय गुणन तो लेंगे, लेकिन उस कार्तीय गुणन में जो ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट्स आएंगे
वे सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, उनके दोनों अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आर में कौन कौन एलिमेंट शामिल होगा, तो ए क्रॉस बी के ऐसे एलिमेंट्स जिसके दोनों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 2 इक्वल आ रहा है और यहाँ हम आगे बढ़े तो 3 3 ये इक्वल आ रहा है। तो आर में शामिल हो जाएगा 2 2 और 3 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर जो है वो ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता है। आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंट से ही आर बनता है। लेकिन जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो एक विशेष हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, नियम लगा दिया। नियम क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू वाई, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है वो आपस में बराबर होना चाहिए। सपोज यहाँ पर हम एक और रिलेशन डिफाइन करते R2 इक्वल टू, हमने ऐसा मान लीजिए रिलेशन डिफाइन किया x y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, एवं यहाँ पर हम लिखते हैं कि x जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन y। सपोज हमने इस तरीके से एक रिलेशन डिफाइन किया। तो अब देखिए आप ऐसे पेयर लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो अब इस कार्तीय गुणन में ढूंढिए कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसका पहला जो है वो दूसरे पार्ट से बड़ा है। तो ये सब तो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें आ जाएगा 3 2, सिर्फ यही एक एलिमेंट है, बाकी तो 3 3 3 4, इसमें सभी फर्स्ट जो है वो छोटा या बराबर होता है। तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा, तो हम लिखेंगे R2 इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट में आएगा, कौन शामिल हो रहा है इसमें, 3 और 2। तो इस तरीके से रिलेशन क्या है, दो जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों एलिमेंट्स के बीच जो नियम होता है उसको हम कहते हैं रिलेशन या संबंध। अब इसमें इसको डिफाइन कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ 3 और 2 के बीच में रिलेशन आ रहा है R2 को, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 R2 2, इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि ये 3 2 जो है वो R2 में शामिल है या उस नियम को वो पालन करता है। यदि दो एलिमेंट x y, जैसे हम यहाँ पर कहें कि x y जो है R नियम को सेटिस्फाई करता है या उसमें शामिल है, तो हम इसको लिखते हैं x R y, इस तरीके से लिखते हैं। और यदि मान लीजिए वो x y जो है वो R नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे हम इसी एग्जांपल में लें कि ये R में हमने क्या लिया था, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड ने क्या किया, यहाँ पर इस नियम को पालन नहीं किया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 और 2 के बीच में यहाँ पर R रिलेशन नहीं है। तो 1 R को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और लिखेंगे 2। तो यहाँ पर आपको संबंध में आपको समझ में आ रहा होगा, संबंध यानी होता है एक नियम। अब हम देखते हैं कि संबंध में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो सेट हैं A और B, ठीक है। इस A और B में अगर मान लीजिए हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया है, रिलेशन R कुछ भी हो सकता है, अभी हम उसको नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और कोई रिलेशन R है जो A से B की तरफ है, और यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सपोज A का 1 से रिलेशन है, B का 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, 4 का 5 से रिलेशन है, और इस तरीके से यहाँ पर 5 जो है वो छूटा हुआ है। सपोज इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन को कहा जाता है प्रांत, प्रांत यानी कि डोमेन। तो प्रांत का मतलब होता है कि पहला जो सेट हमने लिया है उस पहले सेट में कौन कौन एलिमेंट है जो सेकेंड सेट के साथ जिनका रिलेशन है, ये सारे एलिमेंट जो है इसके प्रांत या डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ये जो है वो B के साथ रिलेशन रखते हैं। तो डोमेन में आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। आपको ध्यान रखना है 5 का B के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए 5 जो है वो इसका प्रांत नहीं होगा। सह प्रांत या जिसको कि कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन का मतलब होता है पूरा सेट B, ये पूरा सेट B जो है वो उसमें कोडोमेन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट्स जो है इसमें सह प्रांत कहलाते हैं, जिसको कि हम कोडोमेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 7। और
थर्ड आता है परिसर, जिसको कि रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि पहले जो सेट हमने लिया है उस सेट के जो एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ किस एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, इसका रेंज कहेंगे। तो 1, 2, 4 एंड 5, केवल 1, 2, 4 और 5 जो है वो पहले एलिमेंट्स या पहले सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, इसलिए इसके रेंज कहलाते हैं। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर ध्यान देना है, अभी हम बात कर रहे हैं संबंध के बारे में, क्योंकि आगे जब हम फलन पढ़ेंगे तो फलन में ये जो प्रांत की परिभाषा है वो चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध में प्रांत क्या होता है, सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में कोई संबंध रखते हैं वो प्रांत हुआ। कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका सेट बी के किसी एलिमेंट से भी संबंध नहीं है तो वो उसके प्रांत में शामिल नहीं होगा। सह प्रांत का मतलब होता है पूरा सेट बी, चाहे वो एक के साथ रिलेशन में है चाहे ना हो, लेकिन पूरा सेट बी जो है वो सह प्रांत कहलाता है। उसके बाद आता है रेंज या परिसर। परिसर का मतलब होता है जो एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, केवल वही एलिमेंट जो सेट बी में है वे उसके परिसर कहलाते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन लेते हैं a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 5, b इक्वल टू 4, 6 एंड 9। हमें कहता है a से b में संबंध r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर विषम होना चाहिए और x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। तो इस तरीके से जो संबंध डिफाइंड होगा उस संबंध r को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये आप समुच्चय वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेट आर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को आपको क्रम से लिखना होता है, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आर में होंगे। तो यहाँ हम सेट ए बनाते हैं और यहाँ बनाते हैं सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स आ रहा है 1, 2, 3 एंड 5, ये 4 एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में एलिमेंट्स आ रहा है 4, 6 एंड 9। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? रिलेशन आर ये है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम संख्या होनी चाहिए। अब आप ऐसे नंबर्स का पेयर देखिए कि जो विषम घटाने से विषम देते हैं, तो किसी भी सम संख्या के साथ सम को यदि माइनस करेंगे तो सम संख्या मिलेगी, विषम के साथ विषम को यदि माइनस करेंगे तो भी सम संख्या मिलेगी। यानी आपको ऐसा पेयर लेना है जिसमें एक तो सम होगा और दूसरा विषम होगा, तभी हम उसे घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगा। तो 1 और 4 का देखो अंतर करेंगे तो -3 विषम संख्या मिलेगा। 1 और 6 ये इसमें -5 आपको मिल जाएगा 1 एंड 9। तो यहाँ पर ये 1 एंड 9 जो है आपको 8 देने वाले हैं ना, क्योंकि दोनों ही विषम है, इसलिए यहाँ पर 1 और 9 का 8 यानी कि सम संख्या है और हमें कैसा नंबर चाहिए, विषम। तो 1, 9 का पेयर आपको नहीं मिल पाएगा। 2 एंड 4 दोनों सम है, अंदर सम हो जाएगा, ये भी पेयर नहीं बनेगा। 2 और 9 का पेयर, तो 2 में 9 यदि माइनस किया जाएगा देन -7 आएगा, वो भी विषम संख्या आया। 3 एंड 4 का पेयर बन सकता है, 3 एंड 6 का पेयर बन सकता है। 3 और 9 को माइनस करने से 6 होता है, सम संख्या होता है, इसलिए वो भी शामिल नहीं होगा। उसी तरीके से 5 एंड 4 का पेयर बनेगा, 5 एंड 6 का पेयर बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आर है, आर में कौन कौन शामिल होगा। तो पहले तो 1, 4 एंड 1, 6 ये सारे नंबर्स लिखेंगे, 1, 4, 1, 6 ये शामिल हो जाएगा। उसके बाद में 2 का पेयर किससे बना है, 9 से, तो 2, 9 ये भी आर में शामिल होगा। उसके बाद 3 का पेयर बना है 4 से, तो 3, 4 लिखेंगे, 3, 6 लिखेंगे, इसका 2 के साथ पेयर बना। एंड 5, 4 और 5, 6 ये इतने नंबर्स आएंगे जो कि रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को पूरे जो उसके अवयव हैं उसको इस तरीके से क्रम में जब जमा के लिखते हैं तब हम इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और जहां पर हम उसके नियम को शो करते हैं कि वहां पर वो किस नियम से बंधे हुए हैं, तो ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपने समुच्चय वाले टॉपिक में इसको पढ़ा हुआ है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और x y दोनों ही बिलोंग करते हैं n में, यानी कि दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरीके से अगर एक संबंध परिभाषित है तो इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है और साथ ही साथ इसका हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए संबंध किस तरीके से डिफाइंड है, पहले हम इसको लिख सकते हैं। तो संबंध R कहता है एक्स वाई, इस तरीके से आपको लेना है कि y की वैल्यू जो है वो x प्लस 5 के इक्वल होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि x y दोनों नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। इस तरीके से आपको संबंध डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या हो, वो प्राकृतिक संख्या हो। तो x क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू हो सकती है 1, 2 एंड 3, क्योंकि आपको 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है। अब 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या हमने x की वैल्यू दिखा ली है। अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें उसने डिफाइन किया है कि x प्लस 5 के इक्वल होती है। तो यदि x की वैल्यू 1 है देन y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 5, यानी कितनी आ जाएगी 6। x की सेकेंड वैल्यू लेते हैं 2, देन y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 5, यानी कि 7 मिल जाएगा। x की वैल्यू तीसरी वैल्यू है 3, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो रिलेशन R में क्या क्या शामिल हुआ, रिलेशन R में एलिमेंट्स हैं x y, यानी कि 1 6 पहला एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 2 7 एंड थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 3 एंड 8। ये तीनों एलिमेंट जो है वो रिलेशन R में शामिल हुए। अब हमें कहता है कि इस रिलेशन में प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो प्रांत अभी हमने देखा, प्रांत यानी आपको पहला जो क्रमिक युग्म के फॉर्म में जो रिलेशन दिया हुआ है इसके पहले एलिमेंट जो है ये प्रांत बनेंगे। तो इसका प्रांत बनेगा, इसमें एलिमेंट शामिल होंगे 1 2 एंड 3। और परिसर क्या होगा, तो परिसर यानी जो पहले एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, तो कौन है 2, यहाँ से 7, यहाँ से 1 का 2 नहीं है 1 का 6 है। ओके, तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा 6, दूसरा एलिमेंट है 7 और तीसरा एलिमेंट है 8। तो इस तरीके से प्रांत मिल रहा है हमको 1 2 एंड 3 और परिसर हमको मिल जाएगा 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से हम किसी भी संबंध के लिए प्रांत और परिसर को निकाल सकते हैं।